साथ मूल ओबीसी का होना चाहिए, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा जूते उसने खाए हैं। मूल ओबीसी ने बाहर आते जूते खाता आ रहा है, उसको मौका नहीं मिला। अब मिला सामंतवाद का मिला, जब मिल के आप गाँव में देखो आज मूल ओबीसी के सरपंच हैं, ठाकर साहब फैसला कर साहब सभा में मुझे लेना है, ठाकर साहब के जाओ काम करना, तो ठाकर साहब सरपंच कौन है, तो मूलाराम कौन, तो दुर्भाग्य या अच्छी स्कूल नहीं है। 2 स्कूल है ईसाइयों की चलती है, वो भी एक मिशन स्कूल एक सेंट पॉल, 10वीं से आगे पढ़ाते नहीं है, मन मानी फीस लेते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, प्राचार्य जी फलाना जी ठेकड़ा जी पुछड़ा जी, उसके अंदर टीचर लगे हुए हैं, किसी को 90,000 वेतन मिल रहा है, किसी को 1.5 लाख वेतन मिल रहा है। बच्चों का हालत ये है तो वहाँ माँ बाप उसके खुद के बच्चे पढ़ते नहीं उसी स्कूल में। आप यहाँ का अस्पताल देख लो, यहाँ का अस्पताल देख लो, यहाँ को गायनिक डॉक्टर नहीं है। एक है सांखला जो जमा मठाधीश है यहाँ पे, बिल्कुल है ना। दूसरा मगारा में जो वो है जो है अपने लोकल औरतें, आपको पता ही है कि अपने घूंगर की यहाँ प्रथा है, लोक लाज है, बहू बेटी की प्रथा है, तो अपनी औरतें क्या उसके आगे बैठ जाएगी कि मेरा जापा करा दे, नेचुरली बैठेगी मको अपने दुर्भाग्य देखो अपने यहाँ राजस्थान का कि एक सिटिंग एमएलए जीता हुआ चाहे निर्दलीय है, उसको कोई पूछता भी नहीं, और सर्वस्वी जी खरा जनसुनवाई करते हैं। किस हैसियत से वाले रो रहे हैं। राजपूत एमएलए, राजपूत यहाँ का एमएलए, शिव का राजपूत एमएलए, पोकरण का राजपूत एमएलए, राजपूत सड़कों में उन्हीं का भला हो रहा है और ने खाई जा रही है जमीनों। यहाँ का जो बासिंदा है वो भूमिहीन है। मेरे पिताजी को जमीन अलॉट हुई थी अमीनों के टाइम में, उसके बाद हम 3 भाई हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, हमारे तो किसी को जमीन, कंपनी को आज फाइल लगाओ कलेक्टर के पास, कल वो फाइल अलॉट हो जाएगी और परसों वो जमीन कंपनी दे दी। कलेक्टर साहब गए हैं, पूरी बीजेपी सरकार लाल पीली हो गई और अब उन्होंने जाके उसको वहां बिठाया जहाँ वित्त विभाग को यहाँ का चेयरमैन बनाया, जो पूंजीपति भी था, पैसे वाला भी था, जन्म से कांग्रेसी था। उसका पूरा परिवार, गोविंद कल्ला जी आपके सामने एमएलए रहे और गांधीवादी नेता रहे, उनके जैसा नेता आज तक आया नहीं है। अभी मंत्री जो मुख्यमंत्री बना है, इसको 2016 में मोदी जी खुद ने रिश्वत लेते हुए पैसे डालते हुए वीडियो जारी करके कहा था कि अब तो लाओ और खेला करो। आज उसी को ही मोदी जी अपने हाथ से मुख्यमंत्री बना के अंदर हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि घुसपैठ हुई, तो घुसपैठ हुई तो ये सीमाएं किसके अंडर में है? गृह विभाग के, सारी फोर्सेस गृह विभाग के अंदर है। तो आप घुसपैठ हुई तो आपने कंपनी देवालिया घोषित इसकी अनिल की कंपनी, जिसको दासोत ने ठेका दिया है अपने हवाई जहाज के पुर्जे बनाने का, जबकि उनको एक दिन का अनुभव नहीं है। आज दस्तक टीम के साथ है हनीफ खान जी, जो एक डिप्लोमा होल्डर है, लेकिन मज़े की बात एक शुरू से वो टैक्सी चालक थे, लेकिन कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, आज इनके पास BMW भी है। और जब डिप्लोमा होल्डर शुरू में टैक्सी चलाए और उसके बाद BMW मेंटेन करे और उसके साथ साथ देश की भी और विदेश की भी जानकारी रखने वाले हनीफ खान जी, सबसे पहले अपनी जो कैरियर की शुरुआत है वो बताइए, क्योंकि आपने 96 में डिप्लोमा किया, लेकिन तब आप एक टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन उसके बाद आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं एक गांव खेड़े से आया हुआ छात्र था। मैंने अमर सागर मन गोपा से 12वीं की। उसके बाद में मेरे साथी लोगों से साथ विचार विमर्श करके लगा कि भी जो आने वाला कल है वो ग्रीन ऊर्जा की तरफ जाने वाला है। तो मैंने इसी सेक्टर में अपनी जिज्ञासा रखी और मैं डिप्लोमा की कोशिश की। मैंने डिप्लोमा किया तो मेरे पास संसाधनों की कमी थी। घर से मैं किसान का बेटा था, तो पैसे न होने की वजह से मैं सिटी में आया। तो मैंने आजीविका का जरिया और मेरी आय का स्रोत मुझे लगा कि भाई इससे बेटर कोई नहीं है, दिन में मैं ये चला लूँ और रात को पढ़ाई कर लूँ। मैंने मेरी पढ़ाई जारी रखी और 3 व्हीलर चलाया और 3 व्हीलर चलाने के दौरान मेरे को जो कमाई होती उससे मेरा खुद का खर्चा चल जाता। और मैंने उस करते करते फिर जब 2006 में पहली बार यहाँ पे अपने विंडमिल का इंटरव्यू हुआ, उसमें इंजीनियर ले रहे थे। तो जैसे मेरे हम 2 ही लोग इंटरव्यू में गए। जिले में कोई इंजीनियर नहीं था, इलेक्ट्रिकल में नहीं था, सिविल में कई थे। तो हम तो हमारे फील्ड की बात कर रहे हैं, मेरे फील्ड में हम ही गए। हमारा जहाँ 43 इंजीनियर लेने थे वहाँ हम 2 ही थे और हमारा सिलेक्शन हो गया। मैंने वो 4-5 साल उसी कंपनी में नौकरी की। करने के दौरान मैं पूरा जो मुझे अनुभव था वो पूरा हो गया। मेरे पास डिग्री तो थी और मैंने खुद अपना
बिजनेस चालू करने की ठान ली। मैंने उसी फील्ड में जहाँ मैं नौकरी करता था उसी फील्ड से और उसी कंपनी के सपोर्ट से, मेगा पावर ट्रांसमिशन करके कंपनी थी पुणे की, उसके ओनर से बात की, उसने मुझे फिनेंशियल सपोर्ट भी किया और मोरल सपोर्ट किया। मैंने खुद की कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम HS इंजीनियरिंग है, जो मैं भारत की और मोस्टली बड़ी बड़ी MNC कंपनी में आज भी का डायरेक्ट वेंडर हूँ, लाइक सुजलॉन, एनर्कॉन, रिन्यू पावर, किनटेक्स एनर्जी, O2, इक्ट, कई कंपनियां हैं जिसमें मैं डायरेक्ट वेंडर हूं और काम कर रहा हूं। वर्तमान में मैं पिथला गांव के अंदर 132 kV का सब स्टेशन बना रहा हूं। शिव के अंदर में सैम्प्रोप कंपनी है बाहर की, उसका 220 kV का टावर लाइन डाल रहा हूं। और सुंदरा के अंदर मैं एक नंदीशाला बना रहा हूं जो कि कृत्रिम गर्भाधान, जिससे अपन पशुओं गाय को कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, उसका जो टीका बनेगा उसकी प्रयोगशाला लग रही है। वो सिविल वर्क मेरे पास है। मैं इसमें मतलब कंपनी के बड़े बड़े काम आप बड़े बड़े काम मैं करता हूँ, डायरेक्ट वेंडर हूँ। और फिर मैं अपनी जीवन वहाँ से शुरू किया इंजीनियर से, खुद की कंपनी बनाई, खुद का काम किया। और उसके बाद में इस टाउन में मैं पहला ही आदमी हूँ। इसके बाद BMW X5 RJ15 नंबर है, RJ15 9191, और मेरा मोबाइल नंबर लास्ट में 9191 ही है। बिल्कुल ठीक है साहब। तो डे वन डे मैंने हार्ड वर्क किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, आप ये बताइए, आपने शुरुआत भी काम की शुरुआत भी जैसलमेर से की? जैसलमेर से की, ऐसे आसपास गांव में की। उसके सोलर और विंड के प्रोजेक्ट लगाए मैंने। लेकिन वहाँ आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? वहाँ जातिवाद का करना पड़ा कई फील्ड में, कई जगह में हमें उच्च निगाह से देखा जाता था कि ये तो मुसलमान है, इनका काम है खेती बाड़ी करना या पशुपालन चलाना, ये कब इस फील्ड में आ गए, ये क्या, ऐसे कई करने पड़ते थे। लेकिन मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने मेरी हार्ड वर्क, मेरी क्वांटिटी और क्वालिटी में मैंने बिलीव किया। मुझे काम की गुणवत्ता और ज़्यादा करने की जिद थी और मैं करता गया और करता रहा हूँ। और आगे भी मेरा ये सफ़र जारी है। लेकिन आपको नहीं लगा जो बुजुर्ग लोग हैं उनका क्या व्यवहार मिलता था आज? जो वो आजकल के युवा आज उनका किस प्रकार से व्यवहार आपके सामने आया? आज के दौर में हम जब किसी गांव में जाते हैं तो आज के जो यंग जनरेशन अंडर 25 जो लोग हैं, लड़के हैं, वो लोग हमारे साथ दूसरी भावना से बात करते हैं। जब से 2014 के बाद भाजपा सरकार आई है मुल्क में, तो मतलब जातिवाद का जहर हर जगह घोल गया है। जातिवाद, धर्मवाद, ये पहले नहीं था। मेरी कई लोगों से डिबेट होती है, बातें होती है, तो मैं उन यंग जनरेशन को समझाता हूँ कि हम लोग जो मूल ओबीसी हैं, मूल ओबीसी में मुसलमान हो गया, मेघवाल हो गया, माली हो गया, सुतार हो गया, दर्जी हो गया, जहांगीर हो गया, खाती हो गया, सब हो गए। ये लोग गांव के, आपको हर गांव में एक एक घर मिल जाएगा। क्यों कि ये इस फील्ड के हर अपने अपने फील्ड के मास्टर थे। तो मैंने उनको कहा कि जिस तरह आप आज भेदभाव कर रहे हो, अगर ये भेदभाव आपके बुजुर्गों ने, गांव के ठाकर ने, गांव के सरदारों ने किया होता तो आज हम ना हमारे बुजुर्ग होते ना हम होते, ये युग होता भी नहीं, आपको हम देखने को नहीं मिलते। उन्होंने हमारा जो कर्म था, कर्म के अनुसार जातियां भी रखी, लेकिन हमें समानता का दर्जा दिया, हमारे सुख दुख में खड़े रहे, साथ लेकर चले। राजपूत, ठाकुर, उन्होंने हमारे से काम लिया तो हमारा काम भी किया। गरीब जाति की ओबीसी लोग के लोग थे, मुसलमान थे, उनको उनके काम की योग्यता के अनुसार काम भी दिया, उनका साथ भी दिया, उनका शादी ब्याह भरण पोषण में भी उन्होंने साथ दिया और चलाया। आज की पीढ़ी वो नहीं देखती है कि ये मुसलमान है, कि ये मेघवाल है, कि ये माली है, ये सुतार है, ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भाईचारा हमें धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, सब अपने कर्म के अनुसार काम करे, लेकिन सब साथ में रहे। बिल्कुल। आप एक जमीन स्तर से उठे हैं। बिल्कुल उठा आपका जमीन स्तर से, किसान का बेटा, टैक्सी चलाना और BMW का सफर तय किया। लेकिन आप देश और विदेश की नीति को लेकर क्या कहोगे, जो इस अभी फिलहाल जो युद्ध स्थिति बनी हुई है देश में? ये है कि सरकारें आई, सरकारों ने सिर्फ पार्टी पक्ष में ध्यान दिया, देश हित में मैं समझता हूँ किसी का ध्यान नहीं है। चाहे कांग्रेस ने किया, लेकिन अब कांग्रेस की तो डिमोलिशन में आ गई। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है ना, वो कमजोर हो गया। कैसे कमजोर? लाइक बड़े बड़े नेता जो थे वो
स्वर्ग सिधार गए। पीछे जो नेटवर्क हैं तो वो हर एक को अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी है। ठीक है साहब, देश के कोई नहीं सोचता। देश के हित में कोई सोच सकता है तो उनकी चलती नहीं है। यहाँ तक भी अपने विपक्ष के कई नेताओं का मैंने देखा है, जब राहुल गांधी खड़े हो या खड़गे खड़ा हो या कोई भी खड़े हो, उन्हें भाषण के लिए उनकी माइक तक बंद कर दी जाते हैं। या फिर साम दाम दंड भेद नीति अपना के चुनाव के अंदर उनके इलेक्शन वोटिंग नहीं होने देते हैं। अभी आपने बंगाल में रिसेंटली देखा, आपने अपने आसाम में देखा। आसाम चल रहा है, आसाम 3 साल से चल रहा है। मेरे देश का प्रधानमंत्री और कहीं और सोच कर ले जाता है, बंगाल की बात, आसाम में बंगाल की स्थिति क्या थी? बंगाल में मैं मानता हूँ बंगाल के अंदर हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि घुसपैठ हुई। तो घुसपैठ हुई तो ये सीमाएं किसके अंडर में है? गृह विभाग के, सारी फोर्सेस गृह विभाग के अंदर है। तो आप घुसपैठ हुई तो आपने रोकी क्यों नहीं? उसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार नहीं है, जिम्मेदार गृह विभाग है, क्योंकि बॉर्डर की फ्रंट लाइन की डिफेंस आपके अंडर में है। आर्मी आपके पास है, एयरफोर्स आपके पास है, नेवी आपके पास है, रॉ आपके उसके इंचार्ज हैं। आपका फेलियर है, राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार का तो अंदरूनी इंटरनल वो देखेगी। बॉर्डर से अगर रोहिंग्या आ गए, बंगाली आ गए, वो मेरे देश के लिए खतरा है, हर क्षेत्र में खतरा है। मेरे देश का रोजगार बंट गया, क्योंकि वहाँ यहाँ का मूल नागरिक भी, लेकिन उनको सपोर्ट कौन करा था? उनको सपोर्ट नहीं कमानेंगे अपन उनको। एक तो लोकल सपोर्ट कौन करे? वो कर रहे हैं लोकल पार्टियां, जिनको अपनी राजनीति चलानी है, रोटी सेकनी है। ठीक है, लेकिन देश का नुकसान हो रहा था। देश का नुकसान हो रहा है। देश आज देखो ना, अपने बराबर भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त हुआ, आजाद हुआ, और अपन 15 को हुई। दोनों के पास सुई बनाने के कारखाने नहीं थे। आज भारत के पास इसरो है, भारत के पास IIM है, IIT है, रुड़की खड़गपुर IIT है, इसरो पर पहुंच गए। चंद्रमा अपनी भागीदारी है, चंद्रमा के पीछे वाले भाग पे अपन चले गए। अभी मंगल ग्रह में अपने जा रहे हैं। भारत कहाँ भारत भागे भी जाता है। भारत वो देश है जहाँ 4 मौसम है। भारत के अंदर ऐसा वर्ल्ड में कोई देश नहीं है जहाँ 4 मौसम हो। अपने यहाँ सर्दी, बसंत ऋतु, गर्मी, 4 मौसम है। 100 में से 99 बेईमान, फिर मेरा भारत मान। भारत बहुत बड़ा देश है। मैं कहता हूँ देश रहना चाहिए, देश प्रगति करनी चाहिए, ना कि पार्टी प्रगति करनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच, उससे इंडिया को क्या नुकसान है? उससे इंडिया को ये नुकसान है, अपनी घरेलू जो खपत है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, जो बहुत ही जरूरी है। गैस का ये किस्सा है कि अपने जब गैस इजाद नहीं थी, यहाँ गैस इजाद नहीं थी ना पूरे वर्ल्ड में, उस टाइम अपने ये जो आप कीकर देख रहे हैं आज, ये कीकर ये इजराइल से लाया हुआ पौधा है, ये अफ्रीका से लाया हुआ पौधा है, जिसको अपन विदेशी बावड़िया बोलते हैं। ये बबुल उस टाइम का लाया हुआ है। क्यों लाए थे? कि जंगल कट रहे थे, लकड़ी थी नहीं। तो इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने हवाई जहाज से छिड़काव कराया था जगह जगह जगह। ये बिना पानी, बिना उसके ये खड़ा होता है, और लकड़ी मिलेगी तो कम से कम जो उपयोगी पौधे हैं वो नहीं कटेंगे, ये कटेगा, इसकी लकड़ी बन जाएगी, कोयला बन जाएगा, ताकि मेरे देशवासी का फ्यूचर कल देखो। जैसे उस लेडी ने यहाँ तक सोचा था, आज कोई सोचने वाला नहीं है। आज देखो कुछ मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ही देख रहे हो आज चंद पूंजीपतियों के हाथों में भारत सरकार का भविष्य है। चंद लोगों का आप देख रहे हो। आप रेल देख लो किसके पास है, कोल देख लो किसके पास है। जिस कंपनी देवालिया घोषित इसकी अनिल की कंपनी, जिसको दासोत ने ठेका दिया है अपने हवाई जहाज के पुर्जे बनाने का, जबकि उनको एक दिन का अनुभव नहीं है, एक दिन का अनुभव नहीं है, उनका हिस्ट्री उठा के दे देना। उन्होंने जाके राफेल का उसको पार्ट्स बनाने का ठेका दे दिया कि ये अनिल अंबानी कंपनी है, अंबानी की कंपनी है जो पार्ट्स बनाएगी। ऐसी ऐसी विदेश नीतियाँ हैं, विदेश नीतियों की कमजोरी। ईरान वो देश है जिसने भारत को उधार में तेल और सस्ते में तेल दिया था, लेकिन अपने देश के मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ईरान से युद्ध से एक दिन पहले इजराइल जाते हैं, वहाँ ट्रंप से मिलते हैं, और ये नेतन्याहू से मिलते हैं। दूसरे दिन ईरान पे हमला होता है। ईरान वो मुल्क है जिसने भारत का कोई साथ नहीं निभाता था, उसने ईरान ने साथ दिया था। लेकिन वो तो नहीं मानते, वो तो उसके वाले युद्ध के बाद आज भी कह रहे कि नहीं मोदी हमारा दोस्त है। नहीं, वो जैसे ये डिप्लोमेसी पॉलिसी है। इसमें क्या है कि जब नेता आप देखना संसद के अंदर एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे, बाहर जब कैंटीन में बैठे होंगे तो मोदी और राहुल जी साथ में समोसा खा रहे होंगे। आपने देखा होगा। एक अपने इंडियन कोर्ट जुडिशल है ना, जिसका नियम है, बाहर 2 बड़े वकील अंदर बहुत फाइट करते हैं, लाल पीले जाते हैं, बाहर आके साथ कॉफी पीते हैं। उनको पता है आज मैंने आपका केस लड़ा है, कल दूसरे का लड़ूंगा। हम अच्छा, जैसलमेर स्थिति को लेकर क्या कहोगे? आप जैसलमेर से है,
मैं जैसलमेर का दुर्भाग्य है, जैसलमेर का दुर्भाग्य है कि यहाँ के हमारे पॉलिटिशियनों ने मिलके एक निर्दलीय को यहाँ का चेयरमैन बनाया, जो पूंजीपति भी था, पैसे वाला भी था, जन्मजात से कांग्रेसी था। उसका पूरा परिवार, गोवर्धन कल्ला जी आपके सामने एमएलए रहे और गांधीवादी नेता रहे। उनके जैसा नेता आज तक आया ना आएगा, वो गोवर्धन कल्ला थे। उनके भतीजे को निर्दलीय से ला के जो कमलेश संघानी योग्य था उसको नहीं बनाया चेयरमैन। और दोनों नेताओं ने जिद करके, यहाँ जिद करके रूपाराम जी हारे, उधर सालेम जी हारे, और दोनों अपनी हठ में धर्मिता से हार के आज जब दोनों को बराबर की पड़ी तब जाके उनको दोनों एक भी हो गए। दरिया बिछाने वाले, झंडा उठाने वाले, हाय हो करने वाले, आज भी हम वही हैं जहाँ थे। ना रूपाराम हमारी को किसी को पड़ी है, ना सालेम को किसी की पड़ी है। ये दोनों आपस में क्यों हुए? दोनों को राजनीतिक मार पड़ी। ये सब जो जग जाहिर सबको खुला है। अच्छा, तो गुड्डू कल्ला जी उसके बाद कांग्रेस के बाद सीधा बीजेपी में चले गए, अब वापस सकबुगर चालू हुई, वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी मशीन है जो करंट आदमी होता है, करंट दाग जैसे होता है, उसको धो के सुबह बाहर निकाल लेती है, आपके कोई दाग नहीं। आपको करंट में बांग्लादेश का दे दूं, जो सुबेद अधिकारी है, अभी मंत्री जो मुख्यमंत्री बना है, इसको 2016 में मोदी जी खुद ने रिश्वत लेते हुए, पैसे डालते हुए वीडियो जारी करके कहा था कि अब तो लाओ और खेला करो। आज उसी को ही मोदी जी अपने हाथ से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कहाँ रहा स्वाभिमान, कहाँ रही पारदर्शिता, कहाँ रहे चुनाव? जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर की स्थिति क्या है? हालात जैसलमेर के हालात बहुत खराब है। भूभाग से बहुत बड़ा जिला है। यहाँ ओरण वाले रो रहे हैं, राजपूत एमएलए, राजपूत यहाँ का एमएलए, शिव का राजपूत एमएलए, पोकरण का राजपूत एमएलए राजपूत सड़कों पे है, ना उन्हीं का भला हो रहा है। ओरने खाई जा रही है, जमीनों यहाँ का जो बासिंदा है वो भूमिहीन है। मेरे पिताजी को जमीन अलॉट हुई थी अमीनों के टाइम में, उसके बाद हम 3 भाई हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, हमारे तो किसी को जमीन अलॉट नहीं हुई। और कंपनी को आज फाइल लगाओ कलेक्टर के पास, कल वो फाइल अलॉट हो जाएगी और परसों वो जमीन कंपनी को दे दी जाएगी। कंपनी यहाँ का। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे अपने डोमेस्टिक, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये 3 डिपार्टमेंट हैं बिजली के, ऐसे बांटे हुए प्रभाग। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक, और एग्रीकल्चर मतलब खेती। इसमें बिजली के डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। तीनों का अगर लोड मिला है ना 350 मेगावाट है, और पर डे यहाँ पे 20,000 मेगावाट बन रही बिजली। हम और आप आज भी किसान को 4 घंटा या 3 घंटा बिजली मिलती है। 1972 का भारत के अंदर बिजली विभाग का तंत्र डाला हुआ है, जिसको अपन लाइनें बोलते हैं। उसके बाद में वो लाइनें रिपेयरिंग नहीं हुई, ना चेंज हुई। अब जब थोड़ी सी बूंद पड़ जाए तो बिजली गुल, थोड़ी सी बरसात पड़ जाए तो बिजली गुल, ना कहीं पानी ना बजा। कंपनी रातों रात उसका 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट लग जाता है, कल फोर्स लग के लग जाएगा। तहसीलदार के वो पटवारी, तहसीलदार, पूरा प्रशासन, इवन आपके सामने अभी पतापुर जी कलेक्टर साहब गए हैं, पूरी बीजेपी सरकार लाल पीली हो गई, और अब उन्होंने जाके उसको वहाँ बिठाया जहाँ वित्त विभाग है। तो कहाँ यहाँ से फाइलें जाके वित्त विभाग है, वो पैसे नहीं देगा। इन्हें दिखती बात है, छोटे सिंह ले जाए, चाहे प्रतापुर जी ले जाए, चाहे अपने रविंद्र सिंह जी ले जाए, तो कोई मतलब नहीं है। अब दुर्भाग्य देखो अपने यहाँ राजस्थान का, कि एक सिटिंग एमएलए जीता हुआ, चाहे वो निर्दलीय है, उसको कोई पूछता भी नहीं, और सर्वस्वी जी खरा जनसुनवाई करते हैं। किस हैसियत से करते हैं? बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं। किसी मुसलमान का, आपने आपको करंट बताऊं, यहाँ इंजीनियर के अंदर एक जाटों की औरत को रात को बंदूक ठोके मार दी गई, जीरा चोड़ने की वजह से। मारने वाला राजपूत था, कोई नेता वहीं नहीं गए। बेसाला के अंदर एक कुम्हार था, बाड़मेर के अंदर, उसकी बेटी को उठा के ले गए, उठा के जाट ले गए, वापिस जा रहे ले आए, फिर वो लड़का रोज के घर के आगे जाए, तब उसने उसके साथ में मारपीट की। मैं ये उसका सपोर्ट नहीं करता कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, देश में कानून है, संविधान का राज चलेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि किसी की बहन की बेटी की इज्जत से खेलोगे तो आपको लोग फूल मालाएं पहनाएंगे, ये भी नहीं है ना। वहाँ सारे अधिकारी चले गए, सर्वस्वी जी खरा चला गया, उसका घर भी घेर दिया, उस पर जेजेसी भी चला दी। ये क्यों? जातिवाद क्यों? भेदभाव क्यों? भारत के अंदर पहला जब रफाल का सौदा हुआ, तो रफाल का सौदा हुआ 16 रफाल जहाज लाए थे, तो उड़ाने वाला खलील अहमद था कश्मीर का। आप पूछ रहे ना, जितने पायलट थे किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तो उसमें उड़ाने वाला एक ही मात्र मुस्लिम था जो कश्मीर से था, उसका नाम खलील अहमद था, वो उड़ा के लाया था। अब कहाँ भला होगा? वीर अब्दुल हमीद को देख लो। वीर अब्दुल हमीद ने क्या किया देश के लिए किया था। आसलर गन एक होती है, जिसमें अगर जब गोला छोड़ते हैं ना तो आगे तो फायर होता है, पीछे इतना धुआं होता है आदमी अंधा हो जाता है। उसने उस टाइम के पेंटागन टैंक, जो अमेरिका की सबसे ताकतवर टैंक मानी जाती थी, उसको तीनों को उड़ाया। चौथा जब टैंक सामने था और यहाँ उसकी गन थी, तब उसने क्या किया कि खुद को बारूद के बांध के उड़ा दिया। वो टैंक भी उड़ गया,
वीर अहमद हामिद भी चले गए, वो आप बुला दो उसकी कुर्बानी, देश बुला देगा उसकी कुर्बानी। अब नफरत करो ना यार, बहुत मुद्दे पड़े हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, उस पर करो नफरत। जैसलमेर जिले का दुर्भाग्य या अच्छी स्कूल नहीं है, 2 स्कूल है ईसाइयों की चलती है, वो भी एक मिशन स्कूल, एक सेंट पॉल, 10वीं से आगे पढ़ाते नहीं है, मन मानी फीस लेते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, प्राचार्य जी, फलाना जी, ठेकड़ा जी, पुछड़ा जी, उसके अंदर टीचर लगे हुए हैं, किसी को 90,000 वेतन मिल रहा है, किसी को 1.5 लाख वेतन मिल रहा है। बच्चों का हालत ये है कि वहाँ माँ बाप, उसके खुद के बच्चे पढ़ते नहीं उसी स्कूल में, ये हालत है। आप यहाँ का अस्पताल देख लो, यहाँ का अस्पताल देख लो, यहाँ को गायनिक डॉक्टर नहीं है, एक है सांखला जो जमा मठाधीश है यहाँ पे, बिल्कुल है ना। दूसरा मकाराम है जो वो है, जो है अपने लोकल औरतें, आपको पता ही है कि अपने घूंगर की यहाँ प्रथा है, लोक लाज है, बहू बेटी की प्रथा है, तो अपनी औरतें क्या उसके आगे जाके बैठ जाएगी क्या मेरा जापा करा दे, नेचुरली बैठेगी, एक मको अपने रिदुआड़ो क्या भाई, ऐसा है ना। एक होता है ना, गायनिक डॉक्टर नहीं है यहाँ, ये हालत है। हड्डी टूट जाए डीसा पे अपने निर्भर है, बर्न यूनिट नहीं है, बस जली आपके बर्न यूनिट यहाँ है नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर अभी लगा है। इस देश का यार कोई नेता बोलने वाला नहीं है, करोड़ों का बजट आता है, सीमा जिला होकर करोड़ों का बजट आता है, अपनी अपनी कुर्सी बचनी है। सालन बोले मेरी बच जाए, रूपाला बोले मेरी बच जाए, ठाकर बोले मेरी बच जाए, बस किसी को किसी मुद्दे पे लेना देना नहीं है, बहुत नुकसान हो रहा है। अब आपने पूरी राजनीतिक, पूरे जैसलमेर की वास्तविक स्थिति सब बता दी है, तो इतना भी बता दीजिए कि आने वाले चुनाव में क्या लोग, आने वाले चुनाव में मैं तो ये कहता हूँ किसी योग्य पढ़े लिखे लीडर को चुनो, उसको वोट दो, समाज से उससे उसको नहीं, वो मेरे हिसाब से मूल ओबीसी का होना चाहिए, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा जूते उसने खाए हैं। मूल ओबीसी ने बाहर आते जूते खाता आ रहा है, उसको मौका नहीं मिला, अब मिला सामंतवाद का मिला, जब मिल के आप गाँव में देखो, आज मूल ओबीसी के सरपंच हैं ठाकर साहब, फैसला कर साहब, मैं सभा में मुझे लेना है, ठाकर साहब के जाओ, काम करना तो ठाकर साहब, सरपंच कौन है तो मूलाराम कौन तो माली, तो सरपंच कौन है तो मूल सिंह, तो हमें जीता मूलाराम, वोट मूलाराम को दिया, काम हुआ मूल सिंह, पंचायत वहाँ वो सरपंच पत्नी थी तो मूल सिंह है। ये यहाँ का हालत है। मैं चाहता हूँ कि हर नागरिक को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, भरपूर, मेरी जमीन, मेरे पुरख दादों की रखी हुई जमीन, मेरे पुरखों की रखी हुई करोड़ों बेशकीमती जमीन सोलर कंपनियों को दी जा रही, विंडमिल कंपनियों को दी जा रही, वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। 1 मेगावाट बिजली लगती है ना, तब कंपनी 4.5 लाख रुपए पर मंथ कमाती है। यहाँ हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। हमारा आदमी ज्यादा वहाँ गार्ड पे नौकरी होगा, ज्यादा ट्रक चला रहा होगा, ज्यादा बोलेरो कैंपर, हमारे गाड़ी कैंपर लागोड़ा साहब के होते, ये हमारे यहाँ का रोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसलमेर की मुद्दों को लेकर, देश विदेश की नीति को लेकर, एक टैक्सी ड्राइवर्स यानी कि किसान का बेटा सफ़र है वो टैक्सी से स्टार्ट होता है और BMW तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जो यहाँ की लोकल बात करें, जैसलमेर राज्य और देश की बात करें, उसके साथ साथ विदेश नीतियों की भी जानकारी रखते हैं। आप अनीम खान जी थे जिन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, जो आपने इस वीडियो के माध्यम देखा रहा होगा। जुड़े दस्तक के साथ गुजरात परिहार, जैसलमेर। जय हिंद, जय भारत।